स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। इस बार ब्यूरोक्रेसी और सरकार की कई चटपटी खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा का। योगी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी कर दिया है, लेकिन इस एयरपोर्ट से जहाज़ों के उड़ान भरने का सपना अभी तक अधूरा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हालांकि उद्घाटन के पहले ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुका है। अभी तक ये सवाल लगातार गहराता जा रहा है कि आखिर इस एयरपोर्ट से उड़ानें क्यों नहीं शुरू हो पा रही हैं, क्या अड़चन है, जबकि कागज ये कहते हैं कि उड़ानें लगभग तैयार हैं। बताते हैं कि इस मामले में सुरक्षा को लेकर एक पेच फंसा है गृह मंत्रालय का, जिसकी वजह से उड़ानों को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है, जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक्ट, सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो का 2011 का एक आदेश है कि देश का कोई भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो होगा, उसमें जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, सीईओ होगा, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, क्योंकि वही हवाई अड्डा निदेशक और प्रबंधन की बात करेगा, वही समन्वयक होगा, कोऑर्डिनेटर होगा। जबकि जो जेवर एयरपोर्ट है, इसका संचालन एक विदेशी कंपनी के हाथ में है, जिसका नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी, और इसके सीईओ हैं क्रिस्टोफ ग्लेनमैन, जो कि एक स्विस नागरिक है। एक सहायक कंपनी भी बनाई गई इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने के लिए, उसको नाम दिया गया है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन जो मूल कंपनी है इसकी, वो है ज्यूरिख इंटरनेशनल, और उसमें जो सीईओ है वो विदेशी है, इसलिए मामला अटका हुआ है। इस एयरपोर्ट को सारी मंजूरियां मिल चुकी हैं। इसके एरोड्रम का लाइसेंस तो पिछले 8 मार्च को ही मिल गया था, प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के बाद से ही। जब एरोड्रम का लाइसेंस मिल जाता है, तब ये माना जाता है कि उड़ान अब शुरू हो सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। 8 मार्च से 8 अप्रैल और फिर अब मई के महीने की ओर बढ़ रहे हैं। उड़ानें शुरू नहीं हो पाई तो सिर्फ एक तकनीकी वजह से। अब इसका भी रास्ता उत्तर प्रदेश की सरकार ने खोज लिया है। नीतू सामरा को कार्यवाहक सीईओ बना दिया गया है। तो अब ये माना जाए कि अगले महीने में लखनऊ से आप जेवर एयरपोर्ट की उड़ान भर सकते हैं, उतर सकते हैं। नीतू सामरा अब जेवर एयरपोर्ट की नई कार्यवाहक सीईओ बनाई गई है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो जो सीईओ की नागरिकता को लेकर मामला अटका हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। अब उड़ानों के शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं है और आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबसूरती को देख सकेंगे। हालांकि नागर सुरक्षा विमानन ब्यूरो जो है, वो सही बात अभी तक नहीं बता रहा था। वो कह रहा था कि जांच चल रही, सिक्योरिटी की बातें हैं, उस वजह से अभी लेट हो रहा है। लेकिन हर कोई ये बात जानता था कि अंदर खाने जो पेच फंसा है, वो सीईओ के पद को लेकर फंसा है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि जो कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए आती हैं, उनके साथ उनका जो प्रबंधकीय ढांचा है निवेश का, वो भी विदेशी है। तो वो भारतीय नियमों के हिसाब से कैसे ढलेगा, कैसे एडजस्टमेंट करेगा? सरकार को क्या अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए, कुछ लचीला रुख अपनाना चाहिए? और जेवर एयरपोर्ट जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसका जो उड़ान भरने का सपना है, जो उत्तर प्रदेश की विकास की गति है, उसको जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनको लंबा इंतज़ार ना करना पड़े।
तो फिलहाल अब ये अच्छी खबर आपके लिए है कि नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बहुत जल्द वहाँ उड़ान भर सकेंगे और ये मई के महीने में फ्लाइट वहाँ उतरना शुरू हो जाएंगी। अब बात उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में शीर्ष स्तर पर होने वाले बड़े बदलावों की। आईपीएस अफसरों को एक बार फिर से बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर, डीजी स्तर पर जब एक कोई कुर्सी खिसकती है तो उससे प्रदेश में कई सारी कुर्सियों पर बदलाव हो जाता है। आज हम आपका ध्यान नीरा रावत जो डीजी हैं 112 की, उनके रिटायरमेंट की तरफ ले जाएंगे। ये मामला जो है डीजी रैंक के अफसरों से जुड़ा है और अब ये बारी 1995 बैच की है आलोक सिंह की डीजी बनने की। नीरा रावत इसी महीने अप्रैल में रिटायर हो रही हैं। उनकी जगह पर कानपुर जोन में एडीजी हैं आलोक सिंह, वो डीजी बन जाएंगे, यानी कि 1 मई को आलोक सिंह डीजी बन जाएंगे और कानपुर जोन से उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और लखनऊ की ओर कूच करेंगे। आलोक सिंह को 3.5 साल से ज़्यादा हो गया है जब से वो नोएडा पुलिस कमिश्नर के पद से हटे हैं और वहीं पर ये तब से कानपुर में एडीजी जोन के पद पर कार्यरत हैं। अब वो डीजी बन जाएंगे तो लखनऊ आ जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है एलवी एंटनी देव कुमार का। एलवी एंटनी देव कुमार अगले महीने मई में रिटायर हो रहे हैं। वो भी डीजी रैंक के अफसर हैं। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो अशोक मुथा जैन जो इस समय गोरखपुर के एडीजी जोन हैं, वो डीजी रैंक में प्रमोट हो जाएंगे, यानी कि जून में। एलवी एंटनी कुमार 31 मई को रिटायर होंगे और 1 जून को वहाँ पर अशोक मुथा जैन डीजी बन जाएंगे। लेकिन अशोक मुथा जैन की नौकरी ज़्यादा बची नहीं है। वो जून में डीजी बनेंगे, जुलाई में रहेंगे, अगस्त में उनका रिटायरमेंट है। 3 महीना ही वो डीजी पद पर रह पाएंगे। तो 3 आदमी देखिए 2 महीने के भीतर जा रहे हैं। तो शीर्ष स्तर पर जब ये बदलाव होगा तो स्वाभाविक है कि कानपुर जोन में नया डीजी जाएगा, गोरखपुर जोन में नया डीजी जाएगा और आगरा जोन में जो एडीजी हैं अनुपमा कुलश्रेष्ठ, उनका भी लगभग 3 साल होने जा रहा है। तो उनको भी अब आगरा से हो सकता है कि सरकार कहीं और शिफ्ट करे। उनका 3रा साल चल रहा है अनुपमा कुलश्रेष्ठ का, वो पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद तो 3 जोन हो गया। एक हो गया गोरखपुर, दूसरा हो गया कानपुर, तीसरा हो जाएगा आगरा। उसके बाद मुरादाबाद रेंज की बात आती है। मुरादाबाद रेंज में जो डीआईजी हैं मुनिराज जी, मुनिराज जी 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अनुपमा कुलश्रेष्ठ और मुनिराज जी, ये 2 जो फील्ड के अफसर हैं, इनमें भी बदलाव की पूरी संभावना है, क्योंकि 3 साल बाद सरकार वैसे भी कहती है कि तबादला नीति के तहत इनको बदल देना चाहिए और आगे समय में चुनाव भी होने वाला है। तो मुनिराज जी तो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनको बदला जाना तय है। अनुपमा कुलश्रेष्ठ के मामले में हो सकता है 2-4 महीना सरकार और खींचे, लेकिन चैन जब बदली जाएगी तो बड़े बदलाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयार रहिए। अब आलोक सिंह डीजी बनेंगे तो 112 में तो रहेंगे नहीं, कोई ठीक जगह उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो नोएडा के पुलिस कमिश्नर रह लिए और कानपुर जोन के वो एडीजी रह लिए। कानपुर में इससे पहले वो आईजी भी थे, दमदार अफसर हैं। तो लखनऊ में वो किसी बड़ी कुर्सी को हिला सकते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में महिला अफसरों के जलवे की। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इस बार महिला अफसरों ने लंबी छलांग लगाई है। कहा जाए तो जो लिस्ट आई है, आईएएस अफसरों की जो सूची आई है, उसमें महिला अफसरों ने झंडे गाड़ दिए हैं और एक साथ 8 महिला अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर और जिलों में डीएम बनाकर तैनाती दी गई है।
इन सब के इतर सिर्फ एक नाम ऐसा है जो डाउनग्रेड में चला गया, किंजल सिंह का। किंजल सिंह उत्तर प्रदेश में परिवहन आयुक्त थी, लेकिन वो 7 महीने ही टिक पाई इस पद पर और उनकी वहां से अचानक विदाई हो गई। कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उनकी विदाई बड़ी आश्चर्यजनक रही। इतना बड़ा पद है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर परिवहन आयुक्त का, जो पहुंच जाता है वो चिपक जाता है, छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें चुंबक बहुत बड़ा है, आनंद भी है, ताकत भी है और पूरे प्रदेश का कंट्रोल है। भाई सड़क पर आरटीओ रहता है, आरटीओ का सारा मालिक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। लेकिन बताते हैं कि किंजल सिंह तेज तर्रार महिला है। मंत्री दया शंकर सिंह से उनका तालमेल बन नहीं पा रहा था। उन्होंने रेस में उनको पीछे छोड़ दिया और उसके बाद फिर दोनों में मनमुटाव होने लगा। कुछ खबरें ओवरलोडिंग की चलती रही, उन पे अफसरों पे कार्रवाई को लेकर दोनों में मतभेद हो गए और अभी तबादला सत्र आने वाला था, उसमें भी सारे अधिकार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास होते हैं। तो किंजल सिंह गई तो थी बड़े तेजी से, जलवे से, लेकिन उनको इतनी जल्दी वहां से वापसी करनी पड़ेगी, जमीन खिसक जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। अंदर खाने मंत्री के साथ उनके 36 के आंकड़े हो गए थे और दया शंकर सिंह इस समय प्रभावशाली मंत्रियों में हैं और किंजल सिंह की कुर्सी इसी में डूब गई। इसके पहले जब वो चिकित्सा शिक्षा विभाग की डीजी थी तो वहां भी डिप्टी सीएम पाठक के साथ भी उनका तालमेल गड़बड़ा गया था। तालमेल गड़बड़ाता क्यों है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग तो कहते हैं सोने की खान है। अब समुद्र में से कुछ लोग लोटस पानी निकालते हैं, कुछ लोग बाल्टीज निकालते हैं, कुछ लोग पूरा हैंड पंप लगा देते हैं, ट्यूबवेलें लगा देते हैं। सबके अपने अपने निकालने के तरीके हैं और इन्हीं तरीकों से मतभेद होता है। काजल की कोठरी में जो जाता है वो बेदाग तो निकल नहीं पाता। बीएन सिंह जरूर ईमानदार आईएएस अफसर थे और वो बेदाग निकल कर गए और सरकार ने उनको रिटायरमेंट के पहले हटा दिया था। तो एक तरह से मंत्री दया शंकर सिंह किंजल सिंह पर भारी पड़ गए और तबादला सत्र के पहले होने वाले हंगामे को उन्होंने बचा लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं के तमाम रंग बिरंगे कारनामे हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो जो नई लिस्ट है हम उस पर नज़र डालें तो सरकार ने अभी जो सूची जारी की 25 जिलों के डीएम बदले, उसमें 30% से ज़्यादा जिलों की कमान उसने महिला अफसरों को सौंपी है। सरनीत कौर ब्रोका को रायबरेली का डीएम बनाया गया है और निधि गुप्ता वत्स को फतेहपुर भेजा गया है। ईशा प्रिया को अंबेडकर नगर का डीएम बनाया गया है। अंकुर लाठर को फरुखाबाद का डीएम बनाया गया है। कविता मीणा को हापुड़ का डीएम बनाया गया है और लखीमपुर खीरी में डीएम के पद पर रही दुर्गा शक्ति नागपाल को देवीपाटन मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। हर्षिता माथुर जो रायबरेली की डीएम थी उनको बाल विकास पुष्टाहार का निदेशक बनाया गया है। बुलंदशहर में डीएम थी श्रुति शर्मा, उनको दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया गया है। चूँकि उनके पति डीआईजी आगरा हैं तो अब उन दोनों को आगरा में ही एक जगह रख दिया गया है। अफसरों को सरकार ये सोचकर मौका देती है कि वो जिलों में जाएं, काम करें, अनुभव लें, प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दें। लेकिन महिला अफसरों को लेकर एक धारणा ये भी बनी है कि वो अपने कार्यालयों से नहीं निकलती हैं, जनता से कम मिलती हैं, जनप्रतिनिधियों से भी वो ज़्यादा सामंजस्य नहीं रखती, संवाद नहीं रखती, टेलीफोन नहीं उठाती, जिसकी वजह से सरकार का जो योजनाएं हैं, कामकाज हैं, सब प्रभावित होता है। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार को महिला अफसरों के जिलों में कामकाज पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो महिला अधिकारी घर से जिला चलाएंगी वो सरकार का भला कभी नहीं कर सकती। वो पद तो पा जाती हैं लेकिन योगदान नहीं देती हैं। वो सिर्फ पद का जो सुविधाएं हैं
उनका इस्तेमाल करती हैं और इसी में कई महिला अफसरों के कैरियर पर विपरीत असर भी पड़ा है और कई सारी महिला अफसर जिलाधिकारी रहते एक्सपोज भी इसीलिए हुई हैं। उनकी छवि भी यहीं से बनती है कि वो ईमानदार हैं कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देती हैं। तो जो अफसर जिलों में गए हैं उनको सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि कोई देखे न देखे तीसरी आंख तो आप सबको देख रही है। अब बात ब्यूरोक्रेसी के ईमानदार और चुनिंदा अफसरों की, जिनको साइड में डाल दिया गया था। ऐसा लगता था कि सरकार उनसे नाराज है या उनकी मुख्यधारा में वापसी होना मुश्किल है, लेकिन अभी जो पिछले दिनों आईएएस अफसरों की तबादला सूची आई उसने एक उम्मीद जगाई। उसने कई सारे ऐसे चेहरों पर मुस्कुराहट लाई है, उनका मनोबल बढ़ाया है, जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रदेश में एक नई पहचान बना चुके हैं। वो आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी के चमकते सितारे हैं, वो जिलों में पहुंचे हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो अपने प्रदर्शन के दम पर इसको साबित करने का मादा भी रखते हैं। कहा जाए तो उनकी ईमानदारी अब धीरे धीरे प्रदेश में पहचान पा रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको इसकी सजा भी, इसकी कीमत भी पिछले कुछ सालों में चुकानी पड़ी है। लेकिन उनका बेदाग रहना, उनका निष्पक्ष होना, जो उनके रास्ते का रोड़ा बना था, अब वही इनाम का कारण भी बना है। हालांकि सरकार ने उनकी सालों बाद सुध ली है, लेकिन आज चर्चा जरूरी हो गई है। इस सूची में सबसे पहली चर्चा अरविंद सिंह की। अरविंद सिंह 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, आईआईटी किए हुए हैं, ईमानदार अफसर हैं, पूरी तरह से ईमानदार हैं, 100% वाले ईमानदार हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो राजस्व परिषद में सजा काट रहे थे। क्यों? जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। आपको याद होगा कि सरकार ने एक छांगुर गैंग का खुलासा किया बलरामपुर में, उस पर बहुत ढोल पीटा गया, वाहवाही लूटी गई। ये अरविंद सिंह ही बलरामपुर के डीएम थे जिन्होंने छांगुर गैंग पर कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दी थी और ये कहा कि इसमें पुलिस कर्मियों की साठगांठ है, मुकदमे दर्ज किए जाएं, धर्मांतरण हो रहा है, बच्चियों का अपहरण हो रहा है। लेकिन उस समय तत्कालीन एसपी ने डीएम की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, शासन ने भी डीएम की रिपोर्ट को संज्ञान नहीं लिया, उल्टे अरविंद सिंह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था और इसी के चलते उनको अपना डीएम पद गंवाना पड़ा। वो पिछले 2 साल से राजस्व परिषद में अपनी ईमानदारी और अपनी काम की सजा काट रहे थे, लेकिन देर से ही सही अब उनको फिर से एटा जिले का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। अरविंद 100% ईमानदार अफसरों में हैं, एक जज्बा लेकर आए थे और कहा जाए तकनीकी रूप से दक्ष हैं, ईमानदारी की कदर करते हैं, जनता के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। वो जब सीडीओ थे लखीमपुर में, तब कोरोना के दौरान उन्होंने ऐसी पीपी किट बनवाई थी जो निःशुल्क लोगों को वितरित हो रही थी। जो लोग हजारों रुपया खर्च नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने हजारों की संख्या में पीपी किट बांटकर जीवन दान दिया। तो अरविंद उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की एक नई उम्मीद है और इस उम्मीद की लौ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से जलाया है। दूसरा नाम है 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आलोक यादव का। आलोक यादव 11 साल से नौकरी में हैं, लेकिन उनको उनके नाम के आगे जो यादव लगा है उसकी वजह से जिले में डीएम बनने का कभी मौका नहीं मिला। वो 2022 से झांसी प्राधिकरण के वीसी बनाकर रखे गए, 4 साल हो गया, लेकिन अब सरकार ने उनके सम्मान को भी लौटाया है और उन्हें शामली जिले का डीएम बनाया है। आलोक के बाद नंबर आता है 2001 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर शशिभूषण लाल सुशील का। शशिभूषण लाल सुशील बहुत लंबे वनवास पर रहे। मायावती सरकार के समय से ही उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई
उसके बाद से वो लगातार महत्वहीन पदों पर रहे। सरकार ने उनकी ओर पलटकर कभी देखा नहीं। वो सचिव बने, फिर उनको देवीपाटन मंडल का कमिश्नर बना दिया गया। लगभग 15 सालों का वनवास काटकर अब वो मुख्य धारा में लौटे हैं और सरकार ने शशि भूषण लाल सुशील को उत्तर प्रदेश में एमएसएमई विभाग का, लघु उद्योग निगम का प्रमुख सचिव बनाया है। प्रमुख सचिव रैंक में शशि भूषण लाल सुशील प्रमोशन तो काफ़ी पहले पा गए थे, लेकिन उनको लाया नहीं जा रहा था। उनके साथ ही अजय कुमार शुक्ला आज की तारीख में प्रमुख सचिव सहकारिता हैं। अब सुशील को मौका मिला है शासन में आकर मुख्य धारा में काम करने का। तो जिन अफसरों की किस्मत रूठी हुई थी, आप देखिए एक एक करके वो वापस आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2016 बैच के आईएएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह को सुल्तानपुर का नया डीएम बनाया है। इंद्रजीत सिंह लखनऊ के नगर आयुक्त रहे हैं। नगर आयुक्त रहने के दौरान उनके कपड़ों पर कीचड़ का एक छोटा सा भी दाग नहीं लगा। इंद्रजीत इस कदर ईमानदार हैं कि वो घूस में किसी की चाय भी नहीं पी सकते हैं। हाँ, उनके दरवाजे जनप्रतिनिधियों के लिए, जनता के लिए हरदम खुले हैं। वो नगर आयुक्त के तौर पर सुबह से उठकर रात तक काम करने की उनके पास अनुभव है, प्रैक्टिस भी है। वो घबराने वाले अफसरों में से नहीं हैं। उम्मीद है कि वो जिले में डीएम के रूप में भी वैसी ही छाप छोड़ेंगे जैसी उन्होंने लखनऊ में नगर आयुक्त के पद पर छोड़ा था। यानी कि वो बेदाग छवि के अफसर हैं और जो उनको सेवा का मौका मिला है वो 100% रूप से जनता के लिए ईमानदारी से काम कर दिखाएंगे। इसी सरकार में इन अफसरों को गिराया भी गया, इनको कोसा भी गया और इनको इस बात का एहसास भी कराया गया कि तुम ईमानदार तो हो लेकिन व्यवहारिक नहीं हो, इसलिए तुम सजा काटो। तो अब हो सकता है कि जो जुनून लेकर चल रहे हैं वो थोड़ा कुछ व्यवहारिक हो जाएं, थोड़ा कुर्सी को बचाना सीख जाएं, थोड़ा समझौते करने लगें। कि जाते जाते हम आपको साहित्य में मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस अफसर है, उनको बड़ी सारी शक्तियां दी गई हैं, पावर दिया गया है। लेकिन जब इन्हीं शक्तियों का, पद का दुरुपयोग होने लगता है तो फिर गरीब जनता की योजनाओं का हक मारा जाता है, डाका पड़ता है, भ्रष्टाचार फैलता है। आईएएस अफसरों को ये समझना चाहिए कि वो कोई टाटा, अंबानी, अडानी बनने के लिए नहीं आए हैं। उनके लिए 500, 1000 करोड़ रुपया उनकी ज़रूरत नहीं है। उनको इस प्रदेश में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन संवारना है। तो कई बार अपने यहाँ राजनीति में कहा भी लोगों ने कि भाई चोरी करो, डकैती ना डालो, इतना तो चल जाए, लेकिन अब पूरे खाने में लगोगे तो फिर कहाँ चल पाएगा। फिलहाल मुनव्वर राना साहब का आप ये शेर सुनिए कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, बेजुबा हैं, इन्हें शाखों के हवाले कर दे। और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो इसे गरीबों के हवाले कर दे। और इस तरह किस्तों में मरना मुझे मंजूर नहीं, अब मेरे शहर को फौजों के हवाले कर दे। नमस्कार।